बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जेक्वेरी और एजेक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि जेक्वेरी के ऐसे मेथड्स हमारे पास है जिनके ज़रिए हम आसानी से एजेक्स रिक्वेस्ट जो है भेज सकते हैं और रिस्पॉन्सेज को फिर हम कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ टुडे देयर आर टू मेथड्स ऑफ फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट। वन इज़ कस्टम कोडिंग। ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ, आप कस्टमली कोडिंग करते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज बनाना होता है तो आप सेशन खुद मेंटेन करते हैं, क्वेरी खुद जनरेट करके डेटाबेस से डेटा उठाते हैं, फिर खुद कंपेयर करते हैं। ठीक है, सब कुछ खुद से करते हैं कस्टम कोडिंग। जो भी कोड आप लिखते हैं तो आप खुद लिखते हैं, कहीं से बिल्ट इन कोड आप नहीं उठाते। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम कोडिंग और कस्टम पीएचपी। और दूसरा हमारे पास है CMS। CMS मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कुछ कंटेंट्स होंगे हमारे पास और उनको हम जस्ट मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे हम अपना काम चलाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो रेडीमेड कंटेंट्स आपके तरफ आपके सामने आते हैं और आप जिसमें उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना लेआउट जनरेट करते हैं और उसके साथ अपना बैकएंड भी होता है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क भी हमारे पास इट्स अ टाइप ऑफ कस्टम PHP, लेकिन कस्टम इस सेंस में नहीं है क्योंकि फ्रेमवर्क इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज़। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होते हैं और लाइब्रेरीज़ के साथ साथ इसमें एक आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। आर्किटेक्चर डिफाइन मीन्स कि इसमें जो फ्रेमवर्क आप डिफाइन करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते तो आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये फ़ोल्डर क्या काम करता है, ये फ़ोल्डर क्या काम करता है, इस फोल्डर में क्या होता है। जबकि कस्टम में आप खुद डिफाइन करते हैं। जिस तरह उस दिन यहाँ पर सियाम ने आप लोगों से बताया था कि मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पर इंक्लूड फाइल कर दे और इस फोल्डर में ये कर दे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है। तो व्हाट वाज देट वाज अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर मीन्स कि कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर का कहाँ पर होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट किस पार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है। सो फ्रेमवर्क में क्या होता है, एक तो लाइब्रेरीज होते हैं, दूसरा ही कि कोडिंग स्टाइल होता है या आर्किटेक्चर पैटर्न होता है। ठीक है। तो अभी ये डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। सो सबसे पहले कस्टम PHP। व्हाट मीन्स बाय कस्टम PHP? सो इन कस्टम PHP द डेवलपर्स राइट कस्टम कोड फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल स्क्रैच से आप कस्टम कोडिंग करते हैं, खुद से कोड लिखते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद से कोड लिखते हैं। दिस अलाउज डेवलपर्स टू डेवलप मॉड्यूल एंड एप्लीकेशंस यूजिंग PHP एज द मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी मॉड्यूल्स या आपके PHP का एप्लीकेशन बनता है वो जितना भी कोड इसमें इन्वॉल्व होता है सारा कोड डेवलपर खुद से कर लेता है इन PHP। वर्किंग विद कस्टम PHP developer can build a more customized website, but the site must be designed and maintained exclusively by the IT team. For example, किसी डेवलपर ने कस्टम PHP में एक वेबसाइट बना दिया, बिल्कुल कस्टमाइज वेबसाइट इसमें आप बना सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स जिस किस्म का भी आपको वेबसाइट चाहिए या जिस किस्म के भी फीचर्स चाहिए, चूँकि कस्टमाइज कोडिंग है आप खुद से करेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाद में चलाने के लिए फिर आपके पास स्पेशलाइज टीम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल बाद में आपने वेबसाइट बिल्कुल ठीक बनाया, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आपने बनाया, लेकिन फॉर एग्जांपल 4-5 महीने बाद अभी क्लाइंट कहता है कि मुझे इसमें ये फ़ीचर जो है चेंज करना है या ये फ़ीचर न्यू ऐड करना है, तो उसके लिए भी डेवलपर की ज़रूरत होगी। आम बंदा जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, नहीं उसमें फ़ीचर डाल सकता है। जो इसके बरक्स अगर आप देखें वर्डप्रेस को, तो वर्डप्रेस क्या है, एक बार डेवलपर अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए वेबसाइट बना दे तो वो दूसरा बंदा उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है खुद से, क्योंकि रेडीमेड कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस ये भी है। अ नॉन टेक्निकल पर्सन वो गेट लॉस्ट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शंस ऑफ द वेबसाइट। अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन को आप ये दे दे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, वो फिर काम नहीं कर सकता इधर। दूसरा हमारे पास है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इज द नेम implies CMS gives you the ability to manage the contents of the website। आपके पास contents होते हैं, आप उसको जस्ट मैनेज करते हैं यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप और सम अदर ईजी ऑप्शंस। इधर देखे, स्क्रीन ऑफ कर दे, शाबाश, स्क्रीन ऑफ कर दे। ठीक है, CMS provides ready-made contents which the developer can
कैन ओनली अरेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। जिस तरह वर्डप्रेस का एग्जांपल मैंने दिया, वर्डप्रेस में किस किस ने काम किया है? जी हाथ ऊपर कर। जुमला में, जुमला है, किसी और CMS में किसी ने काम किया है? ठीक है, सही है। तो वर्डप्रेस में आप लोगों ने काम किया तो आपको पता होगा, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स होते हैं जिसको हम इस तरह अरेंज करके अपना काम उससे करवाते हैं। वंस द वेबसाइट इज़ बिल्ट यू कैन लॉग इन एंड एक्सेस एनी फंक्शंस। ठीक है, जब वेबसाइट क्रिएट हो जाता है उसका अपना डैशबोर्ड होता है, लॉगिन पेज होता है उसका, उसके ज़रिए हम एक्सेस ले लेते हैं और फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन चेंज टेक्स्ट ऑन अ स्पेसिफिक पेज, रन एनी कॉमर्स स्टोर, एड न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री, चेंज प्राइसिंग एंड परफॉर्म एनी नंबर ऑफ फंक्शंस वंस यू गेट इनटू द बैकएंड ऑफ योर CMS बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें, ये काम, इसके अलावा और भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी डेवलपर ने वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट किया और फॉर एग्जांपल उसमें फिर आपको स्लाइडर चाहिए, तो विदाउट द हेल्प ऑफ द डेवलपर यू कैन ऐड स्लाइडर। ठीक है, क्या करें, जस्ट सर्च कर दे, रेडीमेड कंटेंट्स होते हैं, विजेट्स होते हैं या प्लगइन्स होते हैं, वो इंस्टॉल कर दे तो स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ GUI में होते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। यू डू नॉट हैव टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन योर डेवलपर टू मेक चेंज टू वेबसाइट। खुद भी इसको चला सकते हैं, डेवलपर पर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करते। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर CMS ऑप्शंस इंक्लूड वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, ओपन कार्ट एट्सेट्रा। अगर आपको शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, जिस तरह हमारे पास कौन कौन से है, दराज है या वगैरह, सो ओपन कार्ट इज़ आल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। ये आप इंस्टॉल कर दें। ठीक है, जो ही आप इसको इंस्टॉल कर दें तो वर्डप्रेस की तरह एक बिल्कुल ई-कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है। उसका अपना बैकएंड होता है और फ्रंट एंड होता है, उसमें जस्ट इमेजेस और प्रोडक्ट्स अपलोड किया करें, बात ख़त्म। ठीक है, ओपन कार्ट ट्राई कर दें आप लोग। Now what means by framework? So half built-in code is called framework. This is the simplest definition of a framework. ठीक है, कि आधे से ज़्यादा कोड ऑलरेडी आपके पास बनाया हुआ है, आप इसको कॉल करके यूज़ कर दें। जिस तरह आप लोगों ने बूटस्ट्रैप देखा था, बूटस्ट्रैप इज़ डिफरेंट डिज़ाइन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्या है, उसमें ऑलरेडी कोड बना हुआ है, जस्ट आप क्लास कॉल कर दें और उसके मुताबिक वो आपको रिस्पांस देगा। और PHP फ्रेमवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड PHP वेब एप्लीकेशन। PHP वेब एप्लीकेशन के लिए अच्छी बात यह है कि आप फ्रेमवर्क यूज़ करें। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन इन PHP। Frameworks are useful because they speed up and standardize the development process, reducing doubts about how to start building an application. फ्रेमवर्क हमारे पास क्या करता है, एक तो टाइम बचाता है। आप फॉर एग्जांपल एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर कस्टम PHP में आप क्रिएट करते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। हर चीज़ के लिए आप कस्टमली कोडिंग करेंगे, हर जगह पर आप कस्टमली वैलिडेशन लगाएंगे, लॉग इन फॉर्म वगैरह सब कुछ आप कस्टम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो उसमें वैलिडेशन की अपनी लाइब्रेरीज़ होंगी, इस तरह फॉर्म्स की अपनी लाइब्रेरीज़ होंगी वगैरह। आप जस्ट उन लाइब्रेरीज़ को कॉल कर दें और अपना काम चला दें, तो ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट टाइम को स्पीड अप करता है। ठीक है, कम कोड से आप ज़्यादा काम कर सकते हैं इसमें। ओके, PHP framework provide libraries for commonly used functions which help to cut down the amount of the original code developer need to write from scratch. Cut down the amount of time also code. ठीक है, ओके। It provides the complete architecture for developing the web application. Architecture का क्या मतलब है, आगे आएगा। ठीक है, नॉर्मली MVC आर्किटेक्चर यूज़ होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे और कोडिग्नेटर भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसका पता चल जाएगा। Examples of popular PHP frameworks include CodeIgniter, Laravel, Cake PHP, Yi, Zend, etc. बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा पॉपुलर है, द टू ऑफ देम इज़ द मोस्ट पॉपुलर इज़ CodeIgniter एंड Laravel। ठीक है, CodeIgniter इज़ द सिंपलेस्ट वन, और ये बाकी जो है Laravel भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, Cake PHP, Yi, Zend वगैरह सब यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दो यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की अपनी फ्रेमवर्क्स है, एंगुलर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप एक फ्रेमवर्क में काम कर दे तो जितनी भी MVC फ्रेमवर्क्स है सब में आप आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट थोड़ा बहुत या सिंटेक्स चेंज होता है या वो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क ज़रूर आप सीख लें। नाउ विच वन टू यूज़,
हमें तो पता है कि बस ठीक है CMS है जिसमें रेडीमेड कंटेंट्स होते हैं, कस्टम PHP है जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से काम कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास फ्रेमवर्क्स है जिसमें लाइब्रेरीज़ है, उससे हम अपना काम चला सकते हैं। लेकिन कौन सा तरीका हम फॉलो करेंगे? सो टू अंडरस्टैंड वेदर to choose a custom PHP CMS or framework, consider some important features in building and maintaining a website। ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप पहले इसको एनालाइज कर दें कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है, अच्छा मैं इसको वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कर दूँ, वो तो ईजी है, 1 घंटे में आप कर सकते हैं, या फ्रेमवर्क यूज़ कर दूँ, ठीक है, या कस्टम PHP यूज़ कर दूँ, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट प्रोग्रामर के मुताबिक डिफरेंट पैरामीटर हो सकता है, ये कुछ मैंने उठाए है यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट इज़ वेबसाइट मैनेजमेंट। वेबसाइट मैनेजमेंट मीन्स जब वेबसाइट बनेगा तो कौन इसको मैनेज करेगा, ठीक है। सो CMS वेबसाइट कैन बी मैनेज बाय एनी काइंड ऑफ यूज़र। आपको पता है वर्डप्रेस में एक बार वेबसाइट बन जाता है तो कोई भी इसको मैनेज कर सकता है। न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना होता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रेटिंग जो है कम ज़्यादा करने होते हैं, ठीक है, और इसी तरह पिक्चर्स अपलोड करनी होते हैं तो वो तो बस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, और GUIs होते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी यूज़र इसको कर सकता है, वेदर यू आर अ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूज़र, दैट डजंट मैटर। With a proper authentication you can add, update and delete all the contents of the website। ठीक है, CMS में इसी तरह होता है। अच्छा, अभी कस्टम PHP और फ्रेमवर्क में कैसा होता है? तो इन केस ऑफ कस्टम PHP एंड फ्रेमवर्क यू नीड टू बी अ टेक्निकल पर्सन, क्योंकि न्यू चीज़ें ऐड करने होते हैं तो आपको फिर इन फ्रेमवर्क केस आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रेमवर्क के कौन कौन से फंक्शन को मैं किस तरह कॉल कर दूं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, कौन कौन सी मैंने डाउनलोड करके उनसे काम चलाना है। इस तरह कस्टम PHP में भी आपने कोडिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह मैं डाउनलोड करूँगा, ठीक है, और किस तरह इनके फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, किस तरह यूज़ करूँगा। सो इट नीड्स अ टेक्निकल पर्सन और डेवलपर। इन केस ऑफ कस्टम PHP and framework you need to be a technical person or at least should know basic HTML to edit some static contents। अगर static contents भी आपने फॉर एग्जांपल चेंज करने हैं जस्ट HTML पेजेस, फिर भी आपने HTML में काम करना है, सो you must be a technical person। Also the developer needs to create interfaces manually for users to use the website, which will take more time than using CMS। अगर डेवलपमेंट साइड पे हम देख लें तो CMS में रेडीमेड कंटेंट्स होते हैं, कम टाइम रहता है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल आप चाहे कि मैं कैसा वेबसाइट बना दूँ जो कि आम यूज़र इस काबिल हो जाए कि वो इसमें ख़ुद काम कर सके, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? इंटरफेसेस आपने क्रिएट करने होंगे। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि आपने यहाँ से आइटम इस तरह ऐड करना है, तो वो इंटरफेसेस आपने क्रिएट करने होंगे जिसके ज़रिए फिर नॉन टेक्निकल यूज़र जो है वो आइटम ऐड कर सके, आइटम रिमूव कर सके, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा और कम कर सके वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस नीड अ टेक्निकल पर्सन, और इसके लिए आपने ज़्यादा कोड करना होगा। सेकंड पैरामीटर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। बेस्ड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट अ वेबसाइट में नीड्स टू हैव वेरियस फंक्शन एंड इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स सुने वर्डप्रेस में, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर अगर आप क्रिएट करते हैं तो वूकॉमर्स प्लगइन है या जो भी है वो आपने यूज़ करना होगा। दिस इज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इन केस ऑफ सिमिलर CMS दीज एप्लीकेशंस आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। अभी वूकॉमर्स जो फैसिलिटीज़ आपको देते हैं वो दे देता है, ठीक है। आपको एडिशनल फैसिलिटी चाहिए तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं बना सकते, या तो उसके प्लगइन को आप एडिट करेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे, मीन्स कि आप फिर वो जो कम्प्लेक्सिटीज़ है उसमें जाएंगे, ठीक है। सिंस द एप्लीकेशन आर प्री मेड क्रिएटिविटी कैन सम टाइम बी लिमिटेड। इसमें आप ज़्यादा क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड प्लगइन्स विद इन अ CMS वेबसाइट में रिक्वायर अ लॉट ऑफ कस्टम डेवलपमेंट एज वेल। अभी वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके लिए आपको कोई प्लगइन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? या तो फिर खुद बैठेंगे और प्लगइन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, या आप कहेंगे कि नहीं इससे तो कस्टम PHP ठीक है, बस 2-3 लाइन में ये काम इस तरह कर दो, बात ख़त्म, ठीक है। सो फ्रेमवर्क कंटेन वेरियस लाइब्रेरीज। अच्छा, ऊपर तो CMS की बात हो गई, अभी फ्रेमवर्क्स पे आते हैं। तो फ्रेमवर्क्स कंटेन वेरियस लाइब्रेरी फंक्शन एंड कैन बी ईजिली कस्टमाइज बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। फ्रेमवर्क्स में मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल लारावेल में आपके पास शॉपिंग कार्ट के लिए भी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल शॉपिंग वेबसाइट आप बनाते हैं तो शॉपिंग कार्ट की लाइब्रेरी को आसानी से यूज़ करके अपना काम उससे करा दें, ठीक है।
Frameworks provide user guidance and documentation which make it easy to use and customize these libraries. अच्छा, फ्रेमवर्क आपको उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह आप इनको यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरीज़ को. In custom PHP, the developer needs to download the libraries and make sure to complete all the dependencies and then use it without any predefined standardized code. Custom library में PHP में क्या है, जिस तरह bootstrap का एग्जांपल था, हमने bootstrap डाउनलोड किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा था. जब हमने उसके लिए jQuery डाउनलोड की तो फिर वो काम कर रहा था. तो इट मीन्स कि bootstrap इज़ डिपेंडेंट ऑन द jQuery. तो अगर कस्टम PHP में आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह चेंज करते हैं अपनी वेबसाइट में तो और किसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी को डाउनलोड करके प्रॉपरली इंटीग्रेट करना होगा. इसके साथ साथ आपने देखना होगा कि इस लाइब्रेरी के किन किन सॉफ्टवेयर या किन किन लाइब्रेरीज़ के साथ डिपेंडेंसीज़ है वो भी आपने इंस्टॉल करने होंगे. मीन्स आपका हेडेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है. और फिर उसके किसी ख़ास स्टाइल को या किसी ख़ास फंक्शन को याद करके आपने कस्टम कोडिंग में उसको याद करना होगा. तो आपके ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए CMS अच्छा है या फ्रेमवर्क अच्छा है या कस्टम PHP अच्छा है? जी, कस्टम. नेक्स्ट आपने क्या कहा? फ्रेमवर्क. नेक्स्ट जी, जो कहते हैं कस्टम तो क्यों, और जो कहते हैं कि फ्रेमवर्क तो क्यों? तो फ्लेक्सिबल तो फ्रेमवर्क भी है. कैसे? फ्रेमवर्क में क्या लिमिटेशन है? तो फिर इसी तरह आप डाउनलोड कर दें कस्टम PHP की तरह. होगी, जब कस्टम PHP के लिए लाइब्रेरी होगी तो फ्रेमवर्क में के लिए ज़रूर होगी. देखिए, फ्रेमवर्क डज नॉट मीन समथिंग दैट इज़ रिजिड, ठीक है. फ्रेमवर्क मीन्स आपके पास इतना ज़्यादा कोड आपने कलेक्ट किया है, अभी आपको एक और लाइब्रेरी चाहिए तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दें. फ्रेमवर्क एंड कस्टम PHP जो है दोनों एक दूसरे की तकरीबन नज़दीक है, ठीक है. तो अगर फ्रेमवर्क में एक लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा इसमें अवेलेबल होंगे आपके लिए. तो ठीक है ना, कस्टम में भी आप डाउनलोड करते हैं, फ्रेमवर्क में भी डाउनलोड कर दें. फ्रेमवर्क में भी अपना कोडिंग कर सकते हैं. नहीं, वर्डप्रेस इज CMS, ठीक है. तो मेरे ख्याल में तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें सो फ्रेमवर्क इज़ बेस्ट, ठीक है. क्योंकि फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ है, आसानी से आप किसी चीज़ को बना सकते हैं. कल को अगर चेंज करना हो तो आसानी से चेंज कर सकते हैं. न्यू लाइब्रेरी चाहिए तो आप न्यू लाइब्रेरी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. मोबाइल रखे, ठीक है. Okay, now user experience. This is the third parameter. So CMS mostly provide responsive themes so that any module or plugin is placed on the website function on a mobile device as well. वहाँ वर्डप्रेस में आप देखते हैं ना, कोई प्लगइन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होता है, बस उस वेबसाइट या उस थीम के साथ सही काम करता है, ठीक है. उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज वगैरह नहीं होती, ठीक है. बट टू बिल्ड कस्टम थीम इन CMS इट नीड्स टू ऐड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस मैनुअली. अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूँ कि नहीं एक चीज़ जो है वो खुद से बना दे कोई, तो आपने उसके डिज़ाइन वगैरह का सही ख्याल रखना होगा. या फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि वर्डप्रेस में मेरे लिए मेरी मर्ज़ी के मुताबिक थीम बना दे, बिल्कुल स्टार्ट से थीम बना दे HTML से, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कस्टम. टू ऐड न्यू फंक्शनलिटी द रेडीमेड मॉड्यूल और प्लगइन हैव इट्स बिल्ट इन डिज़ाइन एंड डू नॉट नीड टू बी रीडिज़ाइन अगेन, ठीक है. रीडिज़ाइन करना अच्छी बात नहीं है. एक चीज़ बना हुआ है सो वो कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील. एक बार व्हील बना है तो आप दोबारा ना बना दे, बस इसको चला के इससे काम ले लें. कस्टम PHP क्या है? कस्टम PHP एंड PHP फ्रेमवर्क्स यूजुअली डज नॉट हैव द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेसिस. आप PHP में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, HTML से ही स्टार्ट लेते हैं ना, रेडीमेड आपके पास तो वो नहीं होते इंटरफेसिस जिस तरह बूटस्ट्रैप में होते हैं, ठीक है. विच मेक CMS सो यूज़र फ्रेंडली. सो इस लिहाज से CMS जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली हो गया. रेडीमेड चीज़ें है, रेडीमेड इंटरफेसिस है, ठीक है. कस्टम कोडिंग में आपने पहले इंटरफेसिस बनाने होते हैं, इस तरह फ्रेमवर्क्स में भी आपने पहले इंटरफेसिस बनाने होते हैं, ठीक है. बट डेवलपर्स कैन क्रिएट इन इंटरफेस यूजिंग द अवेलेबल लाइब्रेरी फंक्शंस. फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर दे,
ठीक है। तो फ्रेमवर्क फिर भी काम थोड़ा बहुत आसान कर देता है। CSS frameworks like Bootstrap can be used with custom PHP in order to develop a site for the best user experience. To add new functionality, the new module need to be properly designed and using custom code or using the design framework. ठीक है। बूटस्ट्रैप तो आपने डाउनलोड कर दिया, अभी न्यू फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनलिटी आपको चाहिए तो आपने फिर क्या करना होगा, फिर बूटस्ट्रैप क्लासेस वगैरह की तरफ जाके सही इंटरफेसेस आपने उसके लिए डिज़ाइन करनी होगी। द फोर्थ वन इज़ परफॉर्मेंस। आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं लेकिन आपने परफॉर्मेंस को भी देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और आपने जहन में क्या ख्याल रखना होगा कि मैं एडमिशन सिस्टम बना रहा हूँ, हमारे टारगेटेड यूज़र कितने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000। तो मेरा वेबसाइट इस तरह होना चाहिए जो एक टाइम पर 10,000 यूज़र को अकोमोडेट कर सके। ऐसा ना हो कि 1000 यूज़र एक टाइम पर लॉगिन हो जाए और सर्वर बैठ जाए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस लिहाज से कौन सा बेस्ट होगा। सो CMS वेबसाइट यूज़ लॉट्स ऑफ प्लगइन टू कीप इट फंक्शनिंग। आपको पता है ना, एक पेज जब वर्डप्रेस का लोड हो जाता है तो इसमें कितनी प्लगइन, कितनी विजेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हर एक का अपना अपना लिंक होता है, CSS स्टाइल होते हैं, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो तकरीबन कम से कम एक पेज में जो है 30-40 लिंक्स होंगे टू वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट एंड CSS फाइल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिग्रेड करता है, क्योंकि जब वेबसाइट लोड होता है तो रिक्वेस्ट आगे पीछे जाती है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ब्राउज़र ने एग्जीक्यूट किया एंड दैट लाइन कंटेंस लिंक टू CSS फाइल, सो उसी टाइम कंट्रोल चली जाती है, वहाँ से CSS फाइल उठा के ले आता है, फिर जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट फाइल उठा के ले आता है। तो इस तरह एक टाइम पर ज़्यादा रिक्वेस्ट बनती है, ठीक है। So which is bad for website performance. CMS and its plugin are made for universal use. Using lots of plugin on CMS website can increase website response time, ठीक है, उसको वजह से response time बढ़ जाता है, and downgrade SEO ranking, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है, ठीक है। With custom PHP website is created as per requirements only. अच्छा, अभी आपको फॉर एग्जांपल एक फंक्शनलिटी चाहिए और आपने उसके लिए एक प्लगइन या एक विजेट डाउनलोड कर दिया, तो उस विजेट या उस प्लगइन में सिर्फ वो फंक्शनलिटी नहीं होगी, उसके साथ साथ एडिशनल फंक्शनलिटी भी होंगी, और आपको तो सिर्फ वही एक चाहिए ना। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर लोड डाल रही है, लेकिन कस्टम पेज में आपको वही फंक्शनलिटी चाहिए, सिर्फ वही कोड कर दे, खुद बात खत्म, ठीक है। सो आपका वेबसाइट जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू CMS. Custom PHP website don't include unnecessary codes and features which keep it simpler and faster than anything. Performance wise, custom PHP is also better than framework because in framework there are lots of libraries and routes which route the user request among different files and process data in various places. इसका आपको बाद में पता चल जाएगा। CMS में हमारे फ्रेमवर्क में हमारे पास राउट्स होते हैं। राउट्स मीन्स URL ऊपर होता है, ठीक है, तो पीछे वो इसी तरह काम नहीं करता कि फॉर एग्जांपल एक डोमेन हो, फिर एक फ़ोल्डर हो, उसके अंदर एक फ़ोल्डर हो, ठीक है। यहाँ तो हमें इस तरह नज़र आता है फ्रेमवर्क के केस में, लेकिन पीछे किस तरह काम करता है वो अलग होता है। मुख्तलिफ फ़ाइल के दरमियान डेटा शेयर होता है, ठीक है, एक फ़ाइल से एक डेटा उठाता है, दूसरे से दूसरा डेटा उठाता है, आखिर में आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो इस केस में जो है हमारे पास कस्टम PHP जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट। द थर्ड वन इज़ सिक्योरिटी। फिफ्थ वन, मोस्ट CMS आर ओपन सोर्स एंड द कोड बेस इज़ ओपन टू एवरीवन, ठीक है। CMS हमारे पास ज़्यादातर जो होते हैं ओपन सोर्स होते हैं। अभी वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस के लिए आप प्लगइन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। इट मीन्स वर्डप्रेस का जो बेसिक कोड है या बेस कोड है दैट इज़ ओपन, ठीक है, आप इसमें कुछ भी चेंज ला सकते हैं। देयर आर वेरियस कम्युनिटीज़ हु डेवलप प्लगइन्स, विजेट्स और मॉड्यूल्स फॉर CMS, आपको पता है, ठीक है। व्हेन developer find vulnerability they launch a new version of that feature with a safe code. It is important to install a reliable plugin on a CMS site from a trusted source. आप अभी आपको फंक्शनलिटी चाहिए जिसके लिए आपने एक प्लगइन डाउनलोड किया, तो क्या पता ये प्लगइन जो है ट्रस्टेड है या नहीं है, आपने कहाँ से डाउनलोड किया। ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर इसने कुछ कोड जो है फॉर एग्जांपल छुपा के रखा हो। एक बार इस तरह हुआ भी था कि एक दिन तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स पर एड्स डिस्प्ले हो गए थे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वर्डप्रेस साइट्स पर। तो लोग कह रहे थे कि वर्डप्रेस हैक हुआ है। वर्डप्रेस हैक नहीं हुआ था, लेकिन एक प्लगइन था, जिन लोगों ने वो प्लगइन यूज़ किया था तो उसकी डेवलपर ने क्या किया था, उस दिन उसने उस पर एड्स चलाए थे,
ठीक है। तो अभी मेरा प्लगइन है, आप उसको यूज़ करते हैं और मैं उसको फॉर एग्जांपल एड चला दूँ, ठीक है, तो लोग कह रहे थे कि हैक हुआ है। सो सिक्योरिटी वाइज इट इज़ वेरी वीक। वेबसाइट डेवलप यूजिंग कस्टम PHP एंड फ्रेमवर्क्स आर मोर सिक्योर इन कंपेरिजन टू CMS। जो कस्टम कोडिंग आप करते हैं या फ्रेमवर्क में करते हैं, दीज आर मोर सिक्योर बिकॉज आप खुद से कोडिंग करते हैं तो खुद से उसके हर एक सिक्योरिटी पहलू का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। सिंस दे यूज़ कस्टम कोड इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू ब्रीच देयर सिक्योरिटी लाइक SQL इंजेक्शन। आप अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो आप सबसे पहले इसके SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, कोई SQL इंजेक्शन के ज़रिए इसको लॉगिन ना हो जाए, तो आप सबसे पहले इसका सोच लेते हैं। इस तरह क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग फिर पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ हैकर्स जो है या मुख्तलिफ लोग जो है इन तरीक़ों से अक्सर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोस्ट फ्रेमवर्क्स आल्सो हैव बिल्ट इन फंक्शंस फॉर इनक्रिप्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज़। अभी देखिए फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, इनक्रिप्शन के लिए भी आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड सिंपल फंक्शन टू यूज़ फॉर डाटा वैलिडेशन। इसके लिए लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी डेटा को आसानी से वैलिडेट कर सकें, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी etc. While in custom PHP the developer needs to code for all these functionality। अभी देखें फ्रेमवर्क में क्या है, ये जितनी भी फॉर एग्जांपल फंक्शंस है कि कोई SQL इंजेक्शन ना कर सके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ज़रिए कोई इस तरह एक्टिविटी ना कर सके, तो इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कस्टम PHP में आप करते हैं तो आपने खुद से इसके लिए कोड लिखना होगा, खुद से फंक्शन लिखने होंगे, ठीक है। सो सिक्योरिटी वाइज द फ्रेमवर्क आर मोर सिक्योर। The third one is the upgrade. CMS has updates almost every month, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में CMS में बहुत ज़्यादा जल्दी अपडेट्स आते हैं। अगर वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल अपडेट नहीं आती तो मे भी आपने 3-4 विजेट्स या 3-4 प्लगइन्स यूज़ किए हो, उन प्लगइन्स में फॉर एग्जांपल अपडेट्स आते हैं तो आपने अपडेट रखना होगा, ठीक है। द वेबसाइट शुड बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट अपग्रेड्स as soon as it is available. Even if not updated, the website will function but the site will not be as secure और यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। अपडेट क्यों आते हैं, या तो एक चीज़ में वो कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो हटाने के लिए वो इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, या उससे बेहतर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस जो है क्रिएट करते हैं तो उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो CMS अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने ख्याल रखना होगा कि वो अपडेटेड हो। जो ही न्यू अपडेट्स आती है आपने उसको बार बार अपडेट करना होगा, और इसके अपडेट बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके अपडेट इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती। और कस्टम PHP तो आपका अपना कोड है, एक बार बना दो बात ख़त्म, जब दिल चाहे तो कर लो अपडेट, ना चाहे तो बस बात ख़त्म, ठीक है। कॉमन अपडेट्स इन CMS और सिक्योरिटी पेज, न्यू फीचर्स, सपोर्ट फॉर SEO, सपोर्ट फॉर न्यू प्लगइन्स एट्सेट्रा, इस किस्म के अपडेट्स CMS में आते हैं। फ्रेमवर्क्स डू नॉट हैव वेरी फ्रीक्वेंट अपडेट्स कंपेयर टू CMS, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं आते। Most PHP frameworks have updates regarding new features, but not every month. Some can go 6 months without updates and still be secure and functional, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स में ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती, इसमें जो भी अपडेट्स आते हैं तो न्यू फीचर्स अक्सर आते हैं और 6 मंथ्स और 1 ईयर आफ्टर, ठीक है, ये अपडेट होते हैं। Website built with custom PHP normally require no updates unless a third party library gets updated or some functionality needed। सही है, आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ किया है, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को अपडेट कर दिया तो फिर आपने भी अपडेट करना चाहिए। या फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाया है, अभी उसमें न्यू फीचर आपको चाहिए तो खुद से वो फीचर डाल लें। नाउ इट्स अप टू यू टू थिंक विच मेथड विल बी बेस्ट फॉर योर वेबसाइट और योर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर के मुख्तलिफ वर्जन्स है, ठीक है, और करंटली जो चल रहा है दैट इज़ कोड इग्नाइटर 4, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कोड इग्नाइटर 3 बिकॉज कोड इग्नाइटर 3 इज़ मोर सिंपल देन कोड इग्नाइटर 4। आप कोड इग्नाइटर 4 में थोड़ा सा काम कर दे, 3-4 प्रोजेक्ट्स इसमें क्रिएट कर दे, आपको इसके राउट्स का, इसके फंक्शनलिटी का, इसकी फोल्डर्स का वगैरह सब का पता चल जाएगा। उसके बाद आप स्विच कर दें कोड इग्नाइटर 4 की तरफ, ठीक है। So what is CodeIgniter? CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint, ठीक है, बहुत
कम आपका साइज़ इसका होता है या बहुत कम आपका इसमें एनर्जी लगेगा, लेकिन आप पावरफुल चीज़ें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिल्ड फॉर डेवलपर्स हु नीड अ सिंपल एंड एलिजेंट टूल किट टू क्रिएट फुल फीचर वेब एप्लीकेशन। दिस इज़ एक्चुअली फॉर वेब डेवलपर जो कि बैकएंड पर काम करते हैं, PHP के साइड पे काम करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा फीचर्स है, अब आगे एक लिस्ट आएगा आप देखेंगे, ठीक है। सो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। कोडिग्नाइटर इज़ एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क विच कैन बी यूज टू डेवलप वेबसाइट्स यूजिंग PHP। इट इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इसमें आप खुद से भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैज़ अवेयर रिच सेट ऑफ फंक्शनलिटीज़ विच विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेब डेवलपमेंट वर्क। वैसे अगर कस्टम कोडिंग में आप एक वेबसाइट में फॉर एग्जांपल 1 महीना लगाते हैं, तो इसमें आप 1 हफ्ते में वो कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड एप्लीकेशन मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो होते हैं, ठीक है। It has a very rich set of libraries and helpers. Using CodeIgniter saves a lot of time if you are developing a website from scratch, ठीक है। A website built in CodeIgniter is secure too. एक तो टाइम कम लेता है, एक सिक्योर भी है, as it has the ability to prevent various attacks that take place through websites. Some of the important features of CodeIgniter are the following. अभी इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है जो कि कुछ को मैं तो खुद नहीं जानता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप देख ले। वैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस सिस्टम, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो कोडिग्नेटर इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न। एक्सट्रीमली हाई लाइट वेट, ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, काफ़ी लाइट वेट है। फुल फीचर डेटाबेस क्लासेस विद सपोर्ट फॉर सेवरल प्लेटफॉर्म, इसमें आप MySQLi में, MySQL में, पोस्टग्रिस, SQLite, बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करता है। क्वेरी बिल्डर डेटाबेस सपोर्ट, क्वेरी बिल्डर मींस इसमें आगे आएंगे जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने SQL इंजेक्शन और चीज़ों को भूलना है, बस भूल जाए, वो खुद ब खुद काम करता है, ठीक है। तो आपके डेटा को सही फॉर्मेट में ये क्या करता है, कन्वर्ट करके सेव करता है, या आपकी क्वेरीज को सही तरीके से ये चलाता है। फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस, फॉर्म क्रिएशन के लिए इसमें फंक्शंस है, जस्ट वो कॉल कर दे आप फॉर्म, और फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं, और उन पर वैलिडेशन लगाने के लिए भी एक लाइन का कोड होता है, ठीक है। तो एक लाइन के कोड में आप 4-5 टाइप के वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4-5 टाइप का मीन्स कि फॉर एग्जांपल ये फील्ड जो है ये स्ट्रिंग होना चाहिए, इसका मैक्सिमम लेंथ इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, और ये फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जितनी भी वैलिडेशन है आप एक लाइन में लगा सकते हैं। कस्टम पेज में आपके लिए फॉर एग्जांपल इसको अगर कोड करते हैं तो हर एक वैलिडेशन के अलग अलग फंक्शन आपने लगाना होगा, ठीक है। और कम अज़ कम आपका कोड जो है कम अज़ कम 20-30 लाइन तक होगा, बहुत कम हो जाए, लेकिन इसमें एक लाइन में आप ये सारी वैलिडेशन लगा सकते हैं। सिक्योरिटी एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फिल्टरिंग, ठीक है। सिक्योरिटी की भी बहुत सारी क्लासेस एंड फंक्शन है इसमें। सेशन मैनेजमेंट, जो सेशन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेशन तो आप लोगों ने पढ़ी थी लॉगिन फॉर्म में जो हम क्रिएट करते थे, उसकी मैनेजमेंट के लिए इसमें क्लासेस है। ईमेल सेंडिंग क्लास, सपोर्ट अटैचमेंट, HTML टेक्स्ट ईमेल, मल्टीपल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ईमेल अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट में ऐसे किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए मल्टीपल इसमें क्लासेस है, फंक्शनलिटी है। इमेज मैनिपुलेशन लाइब्रेरी, आप इमेज अपलोड करते हैं, आप चाहते हैं कि उसी टाइम ये क्रॉप हो, इसका साइज़ कम हो, या इस पर कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करने हो, तो उसके लिए भी इसमें क्लासेस है। आपका जो एडमिशन सिस्टम मैंने बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने इस तरह किया था कि जो ही आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं तो उस टाइम वो उसको क्रॉप कर देता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में 200 बाई 200 पिक्सल तक ले आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लोगों के साथ बहुत हाई रेजोल्यूशन मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। किसी का एक इमेज जो है वो 5 GB का होगा, किसी का 2 GB का होगा, तो इससे मेरा स्पेस वेस्ट होगा, दूसरा प्रोसेसिंग भी स्लो होगी। 5 GB फाइल जब लोड होता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल 40K का फाइल जब लोड होता है, ठीक है, तो आसानी से मैंने इसको क्रॉप कर दिया और सेव कर दिया। सो दिस इज़ ड्यू टू द फ्रेमवर्क एंड कोडिग्नाइटर। फाइल अपलोड क्लास है, फाइल अपलोड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका टाइप क्या है, ठीक है, इसका साइज़ कितना है, वगैरह वगैरह। सो फाइल अपलोड क्लास है। FTP क्लास है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन मीन्स आपका वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लोगों को उर्दू में विजिबल हो, ठीक है, चाइना में चाइनीज़ में विजिबल हो, और इसी तरह और चीज़ें जो है लोकल एरिया के मुताबिक हो, तो लोकलाइजेशन के लिए भी सपोर्ट है। पेजिनेशन है,
ठीक है। पेजिनेशन मींस आप अक्सर आप देखते हैं ना, न्यूज़ होते हैं या ब्लॉग्स होते हैं, तो उसके नीचे पेजिनेशन होता है 2 3 इस तरह वो बटन्स आते हैं, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन है, बेंचमार्किंग है, फुल पेज कैशिंग है, अच्छा एरर लॉगिंग है, एप्लीकेशन प्रोफाइलिंग, कैलेंडर क्लास है, यूज़र एजेंट क्लास है, जिप इनकोडिंग है, ठीक है, टेम्पलेट इंजन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क के अंदर मिलती है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट मींस बाय मॉडल व्यू कंट्रोलर, हमने कहा ना कि कोडिग्नेटर इज़ मॉडल व्यू बेस्ड, मॉडल व्यू एमवीसी बेस्ड, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर का क्या मतलब है? Model view controller is a software design architecture pattern commonly used to implement user interfaces, data and controlling logic. Model view controller कहता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी व्यू को अलग रखें। व्यू मींस फ्रंट डिज़ाइन इंटरफेसेस, उसको उनको आप अलग रखें। जो HTML फाइल है फॉर एग्जांपल, या जिन फाइल में आपका HTML कोड है वो अलग रखें, ठीक है। जिन फाइल में आप लॉजिक डिफाइन करते हैं या डेटाबेस से डेटा लेते हैं या डेटाबेस में इंसर्शन करते हैं, ठीक है, मींस डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन है वो अलग रखें, ठीक है। तो ये देखिए दो कंपोनेंट्स आपके बन गए, एक फ्रंट एक डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन है, ठीक है वो, और थर्ड जो है कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करता है? इन दोनों के दरमियान ब्रिजिंग करता है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन पेज जो है वो डिज़ाइन किया, तो वो आपका क्या बन जाएगा? व्यू बन जाएगा, ठीक है। अभी यूज़र क्या करता है? वो ईमेल एंटर करता है और पासवर्ड एंटर करता है, क्लिक करता है, तो कंट्रोलर क्या करेगा? यहाँ से ईमेल और पासवर्ड रिसीव करके जाएगा, मॉडल को देगा, ठीक है। कंट्रोलर ने क्या किया? इंटरमीडिएट रोल इसने प्ले कर दिया, ठीक है। मॉडल क्या करेगा? आपके ईमेल और पासवर्ड को डेटाबेस में देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल उधर एग्जिस्ट करता है, अभी देखें लॉजिक पर बात आ गई, अगर उधर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा? कंट्रोलर से कहेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, इसको रीडायरेक्ट कर दे किसी और पेज की तरफ। तो कंट्रोलर क्या कर दिया? उसके अकॉर्डिंग आपको एक और व्यू देगा, एक और इंटरफेस जो है प्रेजेंट कर देगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मॉडल कंट्रोलर से कहेगा कि इसको नोटिफाई कर दे कि इसने ईमेल या पासवर्ड गलत एंटर किया। तो कंट्रोलर वापस इस व्यू में आएगा, ठीक है, और आपको मैसेज देगा कि योर ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। समझ आ गई? हमने क्या किया? अपनी इंटरफेसेस या फ्रंट डिज़ाइन को हमने अलग किया, अपनी लॉजिक और डेटाबेस के साथ जितने एक्टिविटी है उसको हमने अलग किया, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको उनको हम अलग करके उनको कंट्रोल नाम दिया। और अभी आप देखेंगे फ्रेमवर्क के अंदर इन इनामों से फोल्डर बने होते हैं, ठीक है, और इनमें हम इस तरह लॉजिक जो है क्रिएट करते हैं, इस किस्म के फाइल उधर रखते हैं, ठीक है। जो फ्रंट फाइल होते हैं हमारे पास डिज़ाइन होते हैं, HTML कोड जिसमें होता है वो हम व्यू फोल्डर में रखते हैं। इसी तरह डेटाबेस के साथ जितना कनेक्टिविटी या जो भी हो वो हम मॉडल में रखते हैं, और कंट्रोलर में हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो कोड एग्जिस्ट करते हैं वो रखते हैं, ठीक है। सो इट एम्फसाइजेज सेपरेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक एंड डिस्प्ले। देखिए व्यू डिस्प्ले है, बिजनेस लॉजिक मॉडल में होता है। इधर लॉजिक क्रिएट करते हैं, उधर हमारे पास क्या है? इंटरफेसेस है, ठीक है, या डिस्प्ले है। इट सेपरेट्स इन एप्लीकेशन इनटू 3 मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। व्हाट मीन्स बाय मॉडल? मॉडल मैनेजेस डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मीन्स आपके सॉफ्टवेयर का जो लॉजिक है कि इस तरह काम कर सके, ठीक है। The model contain all of the logic for the application. This include all the data of your program like database files etc. View handle layout and display. आपका जो डिस्प्ले है या जो लेआउट है उसको हैंडल करता है। The view contains everything the user can see. जो चीज़ें ब्राउज़र पर नज़र आते हैं वो सारी व्यू का पार्ट होता है, ठीक है। This include text button and anything else in the window. Controller routes commands to the model and view parts. दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। मॉडल से कहता है कि डेटाबेस ये डेटा उठाओ, व्यू को कहता है कि ये यूज़र को डिस्प्ले कर दो, फिर व्यू से कहता है कि यूज़र से फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड ले लो, और वो व्यू से लेता है और डेटाबेस को कहता है, मॉडल को दे के कहता है कि डेटाबेस में देखो कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने अपने क्या किया? पूरी सॉफ्टवेयर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बैकएंड डेटाबेस के साथ डील करता है, एक यूज़र के साथ डील करता है, और एक इनके दरमियान जो है ब्रिजिंग करता है, ठीक है। A controller update both the model and view. It accepts input and perform the corresponding update. Clear है यहाँ तक? हाँ? Okay, so let's move forward. Install and develop with Coordinator.
ठीक है। अच्छा, कोड इग्नाइटर को आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से? तो इसका अपना वेबसाइट है, डाउनलोड कोड इग्नाइटर। लेकिन मैंने कहा ना, हम पहले कोशिश करेंगे हम ओल्डर वर्जन जो है वो डाउनलोड करें। सॉरी।